आज हम एक नई रीडिंग चालू करते हैं विच इज इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड ग्रोथ डिफरिंग पैटर्न्स एंड इंस्टीट्यूशंस बाय प्रणब बर्धन, इट इज चैप्टर 2 इन हिज बुक। देखिए, उन्होंने पहले सेक्शन में चाइनीज रिफॉर्म्स के बारे में बात करी है। कुछ तीन तरह के रिफॉर्म्स हैं चाइनीज इकोनॉमी में जिसके बारे में उन्होंने कुछ बताया है। जैसे कि एक है हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम, ये एग्रीकल्चरल रिफॉर्म था। दूसरा है टाउनशिप एंड विलेज एंटरप्राइजेस, ये भी रूरल रिफॉर्म था बट इन द नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर ऑल्सो। एंड देन यू ऑल्सो हैव द स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस रिफॉर्म्स। ये तीन तरह के रिफॉर्म्स हैं। इन रिफॉर्म्स का इंडस्ट्रियल आउटपुट पे, उसकी फैक्टर प्रोडक्टिविटी पे क्या क्या असर पड़ा और एग्रीकल्चरल आउटपुट पे क्या फर्क पड़ा, इसके बारे में उन्होंने इस सेक्शन के अंदर बात करी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये बात कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो थे वो 1978-79 से स्टार्ट हुए। उधर एक सिस्टम था विच इज कॉल्ड हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम। हुआ क्या था कि अब जो कलेक्टिव एग्रीकल्चरल लैंड थी वो रूरल हाउस होल्ड्स को उसका रीएलोकेशन कर दिया गया कि ठीक है, अभी जो इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स हैं ये इस लैंड पे काम करेंगे और उनको स्टेट को कुछ पैसा देना पड़े, मतलब स्टेट को टैक्सेस देने पड़ेंगे और जो भी आउटपुट आएगा उसका कुछ पोर्शन स्टेट को देना पड़ेगा। पहली बात ये। फायदा क्या हुआ कि जो इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स थे, इंडिविजुअल रूरल हाउस होल्ड्स, उनको इस बात का फायदा मिला कि वो अब जो चाहते थे, जिस तरह की क्रॉप्स उस लैंड के ऊपर बोना चाहते थे वो बो सकते थे। उनको एक रिलेटिव ऑटोनॉमी थी। सरकार को कुछ आउटपुट देने के बाद जो बचता था वो उनका था। सरकार को जो कुछ आउटपुट देने के बाद जो बचता था वो उनका था। प्रोक्योरमेंट प्राइसेस बढ़ रहे थे, जो भी एक्स्ट्रा आउटपुट था वो उनका था। एग्रीकल्चरल आउटपुट में ग्रोथ हुआ। मैं आपको एक स्लाइड दिखाता हूं। सो जिसमें मैंने लिखा है यहाँ पे, बेसिकली जो प्रणब वर्धन साहब ने लिखा है, उन्होंने लिखा है कि जो ग्रोथ इन एग्रीकल्चरल आउटपुट हुआ इस हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम की वजह से, वो ये था कि 1970 से 78 के बीच में अगर आप एग्रीकल्चरल आउटपुट का ग्रोथ रेट देखें तो वो कुछ 2.7% पर एनम था। लेकिन इस रिफॉर्म के बाद 1978 से 84 के बीच में देखें तो 7.1% पर एनम का ग्रोथ था। पहली बात ये। नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर में भी ऑलमोस्ट सेम ही प्रिंसिपल्स एग्रीकल्चरल सेक्टर्स जैसे अपनाए गए। उसमें भी कहा गया कि ठीक है, आपको अगर ग्रो करना है, आपको हम इसकी ऑटोनॉमी देते हैं कि आपको क्या प्रोड्यूस करना है। आपको एक कॉन्ट्रैक्चुअल डिलीवरी स्टेट को देनी पड़ेगी, उसके बाद जो आउटपुट है वो आपका है। और उससे प्रोडक्शन इंसेंटिव्स मिलते हैं, मतलब लोग जो हैं वो जो चाहते हैं वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। That's what it is. So non-agricultural sector it also started growing in the same direction. हाँ। अब हम बात करते हैं टाउनशिप और विलेज एंटरप्राइजेस की। तो ये जो टाउनशिप और विलेज एंटरप्राइजेस थी, यह विलेज के लोग, उस टाउन के लोग ओन करते थे, कलेक्टिवली ओन करते थे। राइट। जितने भी लोग हैं उस टाउन में, उस विलेज में, वो ओन करते थे, उसकी रूरल या विलेज ओनरशिप थी। हाँ। लेकिन एक्चुअली ये जो मैनेज होता था, ये मैनेज होता था उन लोकल लीडर्स के द्वारा, राइट, लोकल गवर्नमेंट लीडर्स के द्वारा। क्या थी ये एंटरप्राइजेस? बेसिकली जो सरप्लस लेबर एग्रीकल्चर में यूज नहीं हो रहा था, उस सरप्लस लेबर को अब इन्होंने इन रूरल एंटरप्राइजेस में यूज करना चालू कर दिया। ये बढ़िया, बहुत बढ़िया बात थी, बिकॉज अदरवाइज ये जो लेबर था ये कुछ कंट्रीब्यूट तो कर नहीं रहा था एग्रीकल्चर में। लेकिन अब इसने रूरल एंटरप्राइजेस में, टाउनशिप एंड रूरल एंटरप्राइजेस में, विलेज एंटरप्राइजेस में प्रोड्यूस करना और कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दिया। रूरल इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, रूरल इकोनॉमी की इनकम बढ़ी, आउटपुट बढ़ा, राइट, और लोकल गवर्नमेंट के पास पैसा आया। अब जो रूरल के लोग थे उनको अर्बन सेंटर्स में जाने की आवश्यकता नहीं थी,
वो जो रूरल अर्बन गैप था वो कम होने लगा। सो बेसिकली अगर आप देखें कि ये कितना सक्सेसफुल था, तो एक बर्दन साहब ने एक पॉइंट दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि अगर आप टीवीईज का, टाउनशिप एंड विलेज एंटरप्राइजेस का शेयर देखें जीडीपी के अंदर, चाइनीज जीडीपी के अंदर, तो आप ये पाएंगे कि 1978 में वो 6% से भी कम था, और 1996 में वो बढ़ के 26% तक पहुंच गया। तो आप खुद ही पता लगा सकते हैं कि जीडीपी कितना, जीडीपी में टाउनशिप एंड विलेज एंटरप्राइजेस का कंट्रीब्यूशन कितना बड़ा था। दूसरी बात यह है कि जो देखिए, किसी भी एंटरप्राइज को बढ़ने के लिए क्या आवश्यकता की जरूरत होती है, उसको इनपुट्स चाहिए। वो इनपुट्स कहाँ से आते हैं? वो लेबर है, कैपिटल है। लेबर की तो बात बहुत सिंपल है कि एग्रीकल्चर में जो लेबर यूज नहीं हो रहा था, वो सरप्लस लेबर अब इन टाउनशिप और विलेज एंटरप्राइजेस में यूज होना स्टार्ट हो गया। जहां तक बात कैपिटल की है, तो भी इन टाउनशिप और विलेज एंटरप्राइजेस को बहुत फायदा रहा, क्योंकि वो इन रूरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज से एक सस्ते रेट पे क्रेडिट को ले सकते थे। जो लोकल गवर्नमेंट लीडर्स थे वो भी स्पॉन्सर भी कर देते थे क्रेडिट को, वो गारंटर भी बन जाते थे इनके। सो दो टीवीज बेनिफिटेड फ्रॉम दैट काइंड ऑफ अरेंजमेंट। लेकिन हुआ क्या कि अगर आप टीवीईज को, टाउनशिप और विलेज एंटरप्राइजेस को स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के साथ कंपेयर करेंगे, तो आप ये पाएंगे कि जो गवर्नमेंट थी, जो सेंट्रल कमांड गवर्नमेंट थी, उसका मेन जो फेवर था वो एसओईज को ज्यादा जाता था। मतलब अगर एसओईज फेल होने लगती थी तो गवर्नमेंट उनको बेल आउट कर देती थी, लेकिन अगर टीवीईज फेल होते थे तो गवर्नमेंट नहीं उनको बेल आउट करती थी। और ये तो हो रही है। एसओईज को तो सब्सिडाइज भी कर दिया, उनको बहुत सब्सिडाइज्ड भी करा जाता था बाय हायर लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। टीवीईज को नहीं करा जाता था। दूसरा, ये जो एसओई थे यही काम दे रहे थे टीवीईज को। ये जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस थे, ये अपने कॉन्ट्रैक्ट को सब कॉन्ट्रैक्ट कर देते थे टाउनशिप एंड विलेज एंटरप्राइजेस को। और टाउनशिप और विलेज एंटरप्राइजेस 90s के अंदर इन एसओईज को ही कंपटीशन देने लग गई। उनको तो छोड़िए, इन टाउनशिप और विलेज एंटरप्राइजेस के भीतर अपने आप में ही बहुत कंपटीशन होने लग गया। क्योंकि उनके अंदर अपने आप में बहुत कंपटीशन होने लग गया, तो और बहुत से मैनेजर्स भी जो टाउनशिप और विलेज एंटरप्राइजेस के थे, उन्होंने छोड़ के चले गए, बिकॉज अब उनको और अच्छी नौकरियां मिल सकती थी, प्राइवेटाइजेशन हो रहा था। हाँ। जब प्राइवेटाइजेशन हुआ तो जो लोकल गवर्नमेंट का जो दबदबा था वो कम होने लगा, भाई कोई भी खोल सकता है एंटरप्राइज ना। तो वो जो जो एडवांटेजेस थी, जो स्पेशल एडवांटेजेस थी टाउनशिप और विलेज एंटरप्राइजेस को मिलती थी, वो भी कम होने लगी प्राइवेटाइजेशन के बाद। राइट। अब हम देखते हैं कि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के रिफॉर्म्स किस तरह से थे। स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के भी कुछ रिफॉर्म्स हुए, जैसे कि 1980s में बर्दन साहब बताते हैं कि बहुत सारी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस ने डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम्स के साथ काम करा। जैसे कि मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम में क्या था कि जो एसओई मैनेजर्स थे उनसे कहा जाता था कि आप बताइए कि आपका एक परफॉर्मेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट है, आप इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करेंगे, आप ये कहेंगे कि भैया मैं इतना इतना प्रॉफिट दे दूंगा, लेकिन उसके एवज में हम आपको बहुत ऑटोनॉमी दे सकते हैं। आप डिसीजंस आपके होंगे, वर्कर बोनसेस भी मिलेंगे, प्रॉफिट रिटेंशन की फायदा होगा आपको, ये सब चीजें की फायदे हैं आपके पास, लेकिन आपको हमारे को कमिटमेंट देनी पड़ेगी, भैया इतना प्रॉफिट आप दे दोगे। दूसरा, इन सम केसेस जो एसओई मैनेजर्स थे वो लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा एक एक तरह के ऑक्शन के साथ भी उनको रखा जाता था। जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ ऐसा होगा कि डिफरेंट डिफरेंट मैनेजर्स होंगे और वो कह रहे होंगे कि मैं इतना प्रॉफिट दे दूंगा, मैं इतना प्रॉफिट दे दूंगा। सो जो भी सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने के लिए कहता होगा ऑक्शन में, उससे कहा जाता होगा जी आ जाइए आप ये वाला काम करके दिखाइए, समथिंग लाइक दैट। सो that is called managerial responsibility system. So managers were incentivized to work harder and perform. That's one thing. Secondly, there was privatization also. So from late 90s, what they found was that
रीजनल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और जो फिस्कल, उनके अपने रीजंस थे, जैसे दे हैड द फिस्कल एंड द अदर इंसेंटिव्स आल्सो टू प्राइवेटाइज एसओईज। तो एक तो प्राइवेटाइजेशन की वजह से कुछ एक तरह के रिफॉर्म्स थे, और एक मैनेजर स्टेट परफॉर्मेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट्स मींस मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम भी था। अब इन तरह के रिफॉर्म्स में, जैसे कि आपने दो तीन तरह के रिफॉर्म्स देखे, आपने देखे एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम में, यू हैव सीन टाउनशिप एंड विलेज एंटरप्राइजेस, फिर आपने देखा स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस रिफॉर्म्स। सो इनका असर इंडस्ट्रियल आउटपुट पे क्या पड़ा? अगर आप देखें तो वर्धन साहब कहते हैं कि जो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल आउटपुट है 1978 से 93 के बीच में, दैट वाज अराउंड 9.3%, और 1993 से 2004 के बीच में 11% पे पहुंच गया। दूसरा, जो ग्रोथ ऑफ टीएफपी, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी इन इंडस्ट्री 3, जो पहले पीरियड में वाज अराउंड 3.1%, और सेकेंड पीरियड में बढ़ के 6.2% हो गया। सो आई मीन दीज वर सक्सेसफुल रिफॉर्म्स, राइट? सो इस सेक्शन में उन्होंने इस तरह के रिफॉर्म्स के बारे में बात करी है। अगले सेक्शन में हम पर्टिकुलरली इंडिया के कुछ रिफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे और कुछ कंपैरिजन करेंगे इंडिया और चाइना के बीच में, राइट? सो आई होप यू फाउंड दिस लिटिल यूजफुल। थैंक यू बेटा।